नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से लोकसभा चुनाव का एक एजेंडा सेट कर दिया है। उन्होंने कॉमन सिविल कोड की बात की, समान नागरिक संहिता की बात की और पूरे विपक्षी खेमे में हड़कंप है। भाजपा विरोधी जितनी ताकतें हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है इसका जवाब कैसे दें। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने भोपाल में ये बात कही भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में, और मंगलवार की शाम को ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इमरजेंसी बैठक बुला ली गई। देर शाम बैठक हुई, चूंकि बैठक इतने कम समय के नोटिस पर बुलाई गई थी तो फिजिकली सब लोग आ नहीं सकते थे। ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्ला रहमानी, खालिद रशीदी फिरंगी महली, जो इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं, बोर्ड के वकील और दूसरे सदस्य शामिल थे। इसमें इस मुद्दे पर चर्चा हुई। अभी तक यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको सीरियसली नहीं ले रहा था। कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल भी इसको गंभीरता से नहीं ले रहे थे जब तक ये बात राज्यों में हो रही थी। राज्य सरकारें इसके लिए कमेटियां बना रही थी। उत्तराखंड की सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट किसी भी समय किसी भी दिन आ सकती है, और वो कह रहे हैं कि जैसे रिपोर्ट आएगी हम उसको लागू करेंगे। उसके बाद लॉ कमीशन ने 14 जून को एक अधिसूचना जारी करके सबसे इस राय मांगी है इस मुद्दे पर, पब्लिक से भी और जो कंसर्न लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी, और 30 दिन का समय दिया गया है इसको अपनी राय देने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह तय हुआ कि बोर्ड अपना पक्ष लॉ कमीशन के सामने पूरी मजबूती से रखेगा और इसका पुरजोर विरोध करेगा। अब देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर उस मुद्दे का विरोध करेगा जिसमें भारत में एक समान कानून लागू होने की बात हो, या जिसमें जेंडर जस्टिस की बात हो, जिसमें सबको न्याय देने की बात हो, जिसमें सबको समान अधिकार देने की बात हो। आपको याद होगा, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 3 तलाक का मुद्दा आया था तब भी ऐसा किया था, लेकिन वो जमाना चला गया। देखिए समय कैसे बदलता है। एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवाने के लिए इन्हीं मौलानाओं ने राजीव गांधी की सरकार पर दबाव डाला। 412 सांसदों वाली पार्टी, लोकसभा में 412 सांसद थे, 1984 में जीत कर आए थे। 1986 में फैसला शाहबानो का आया और राजीव गांधी की सरकार इन मौलानाओं के दबाव में झुक गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया, संविधान में संशोधन कर दिया गया। ये सब किस लिए हुआ? सिर्फ एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता न देना पड़े इसके लिए। और ये जीत थी इस देश में कट्टरपंथी मुसलमानों की, उनकी विचारधारा की, उनकी सोच की, शरिया का राज लागू करने का सपना जो लोग पाले हुए हैं उनकी। तो वो समय और आज का समय, आज ये सरकार के पास उस तरह से जाने की स्थिति में नहीं है। उनको मालूम है कि सरकार का जवाब क्या है, इसलिए लॉ कमीशन के सामने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, जो कि एक संवैधानिक तरीका है, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप किसी कानून के पक्ष में, सरकार के किसी कदम के पक्ष में नहीं है, अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखते हैं, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इसके जरिए अगर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश हुई, जैसा कि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अब इस मुद्दे के जरिए जो है मुसलमानों को भड़काने की कोशिश होगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो पटना में 23 जून को बैठक हुई विपक्षी दलों की, उनको बड़ा करारा जवाब दिया है। इस बैठक में 15 पार्टियों के नेता मिले, लेकिन कोई मुद्दा तय नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के एजेंडा तय कर दिया। अब जो विपक्षी दल हैं उनको इसको फॉलो करना है, इसका जवाब देना है। वो एजेंडा सेटर नहीं है, वो पहल करने वाले नहीं है। पहल जो है वो प्रधानमंत्री और बीजेपी के हाथ में चली गई है। अब उनको इसका जवाब देना है। तो कांग्रेस का जवाब क्या आया है? कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए। हो सकता है, चलिए बात मान लेते हैं, लेकिन जब ये प्रस्ताव बनकर संसद में विधेयक के रूप में आएगा, तब ये बहाना तो चलेगा नहीं। तब आपको तय करना पड़ेगा कि आप इसके समर्थन में हैं या विरोध में हैं।
शशि थरूर जो पार्टी से थोड़ा अलग राय अक्सर रखते रहते हैं और पार्टी में आजकल हाशिए पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि नेहरू जी भी चाहते थे कि ये डिजायरेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब उनका क्या मतलब था, उनका उद्देश्य क्या था ये कहने का? जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की ये लाइन तो नहीं होगी। ऐसे हर मुद्दे पर जहां नेहरू जो है कन्वीनियंट नहीं लगते कांग्रेस पार्टी को, वहां वो नेहरू की बात नहीं करती है। तो इससे आप समझ लीजिए कि मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव तक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और यही मुद्दा है जो कोशिश थी विपक्षी दलों की, जो कर्नाटक में किया कांग्रेस पार्टी ने, वो और दूसरे राज्यों में करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान सड़क पर ना आए, मुसलमान बाहर न निकले, और यहां तक कि मुसलमान बोले नहीं, चुप रहे। तो ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई मुसलमान चुप नहीं रह सकता। जो भी शरिया का राज स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए शरिया ही अंतिम कानून है, वो चुप नहीं रह सकता, वो बोलने पर मजबूर होगा। और बोला कौन? इसमें सबसे ज्यादा अक्सर ऐसे मौकों पर और ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, और वही बोले और खूब बोले। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री इसके जरिए हिंदू सिविल कोड लागू करना चाहते हैं। ये अगर यूसीसी आया तो इसका मतलब होगा मुसलमानों की जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो सब गैर कानूनी घोषित हो जाएंगी और हिंदुओं की प्रैक्टिस को कानूनी संरक्षण मिल जाएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। वो चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि क्या आप में हिम्मत है कि आप HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो प्रावधान है उसको खत्म कर देंगे। ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक नरम कोना है हिंदू समाज का, जिसके जरिए काफी लोगों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। वह व्यवस्था आजादी के बाद से चली आ रही है। उसको खत्म करना निश्चित रूप से सरकार के लिए चुनौती होगा, लेकिन देश के व्यापक हित में अगर इतनी कुर्बानी हिंदुओं को देनी पड़े तो देना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मामला केवल किसी पार्टी या सरकार के एजेंडे का नहीं है, ये संविधान का एजेंडा है। इस बात को, इस फर्क को हमें समझना चाहिए। इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने ये अपेक्षा की थी कि भविष्य में जो सरकार बनेगी वो इस पर विचार करेगी, सबकी राय लेगी, एक सहमति बनाने की कोशिश करेगी। अगर नहीं बनेगी तो जो परंपरा है जनतांत्रिक, वो अपनी मेजॉरिटी के बेसिस पर, बहुमत के आधार पर इसके संबंध में कानून बनाएगी। 3 बार सुप्रीम कोर्ट अपने अलग अलग फैसलों में इस बात का जिक्र कर चुका है सुप्रीम कोर्ट कि सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए, इस पर कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस के एक नेता हैं आरिफ मसूद, उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी। उन्होंने सोचा कि वो बड़ी समझदारी की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की शपथ ली है। तो आरिफ मसूद साहब शायद भूल गए कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान में ही ये यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। उन्होंने शायद संविधान पढ़ा नहीं है, या पढ़ा है तो उसको याद नहीं रखना चाहते। जो भी हो, कांग्रेस बुरी तरह से फंस गई है। वो समर्थन करती है तो मुश्किल में है, विरोध करती है तो मुश्किल में है। और इसमें बाकी सभी पार्टियां, जो विपक्षी दल, खासतौर से ये 15 दल है, वो इसमें फंसे हुए हैं। और इनमें से एक जनता दल यूनाइटेड के प्रधान महासचिव केसी त्यागी का बयान आया है कि सरकार को सभी दलों से बात करना चाहिए। ये अच्छा सुझाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक तरह से अपने को अलग कर लिया है विपक्षी दलों से। कहा कि हम सैद्धांतिक रूप में यूसीसी के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए, ये तो अच्छी बात है कि सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वही सरकार कर रही है। लॉ कमीशन उसी की कोशिश में लगा है, सारे स्टेक होल्डर से उनकी राय मांग रहा है, उस पर डिस्कशन होगा। उसके बाद फिर संसद में जब प्रस्ताव आएगा तब इस पर चर्चा होगी। तो बिना चर्चा के तो पास होगा नहीं। तो सरकार को जो करना चाहिए सहमति बनाने के लिए ऐसे मुद्दों पर, सरकार वो कदम उठा रही है। अब इसी बीच खबर यह भी है कि मंगलवार को ही जब प्रधानमंत्री भोपाल में बोले, उसी दिन शाम को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले।
माना जा रहा है कि बहुत सी और बातों के अलावा उसमें यूसीसी के मुद्दे का भी जिक्र हुआ। और आपको याद दिला दें कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट काफी पहले दायर कर चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में अलग अलग धर्मों और मजहबों के लोग शादी और संपत्ति के अधिकार के मामले में अलग अलग कानून का पालन करें, ये देश की एकता के हित में नहीं है। तो इसलिए सरकार का ये रुख बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, संविधान में इसकी व्यवस्था है, लॉ कमीशन इस पर काम कर रहा है। 21वां लॉ कमीशन, उसने भी काम किया था, उसने भी राय मंगाई थी, उसने एक डिस्कशन पेपर भी रिलीज किया था। उसके बाद ये 22वां लॉ कमीशन है, ये इसने जो है राय लोगों की मंगाई है। उत्तराखंड का कानून लगभग तैयार है, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद उस कानून का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उसको एक आदर्श के रूप में भी रखने की कोशिश होगी। काफी कुछ लॉ कमीशन जो है उत्तराखंड का जो ड्राफ्ट रिपोर्ट आएगी उससे भी ले सकता है। मतलब कुल मिलाकर तैयारी पूरी है। होगा नहीं होगा इसकी बात छोड़ दीजिए, इस पर चर्चा जरूर होगी। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बन चुका है। और जिन लोगों को कष्ट होता है, परेशानी होती है कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है, या कुछ लोगों को इस बात की भी शिकायत होती है कि बीजेपी पोलराइजेशन नहीं कर पाती है, जो कर्नाटक में हुआ, तो ये मुद्दा ऐसा है जिस पर परेशानी बीजेपी को नहीं, जिस पर परेशानी होगी बीजेपी के विरोधियों को, कि कैसे इस मुद्दे पर पोलराइजेशन होने से रोकें, कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने से रोकें। उसका एक ही तरीका है, इसका समर्थन करें और पास करा दें। अगर ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है। उसके जो कोर 3 इश्यूज थे, 3 के तीनों पूरे हो जाएंगे। 2 पूरे हो चुके हैं इसी कार्यकाल में, अनुच्छेद 370 और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है। 24 जनवरी को इसी साल प्रधानमंत्री उसका लोकार्पण करेंगे। मंदिर का गर्भगृह लगभग तैयार है, जनता के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। उसके अलावा अनुच्छेद 370 का आपको मालूम ही है, 5 अगस्त 2019 को संसद से पास हो गया। अब जम्मू कश्मीर में खुशहाली भी है, विकास भी है और शांति भी है। तो ये फर्क होता है पॉलिटिकल विल पावर होने में और पॉलिटिकल विल पावर नहीं होने में। अगर ये काम इससे पहले नहीं हो सका तो सिर्फ इसलिए कि इससे पहले की सरकारों के अंदर उनका जो नेतृत्व था उसमें पॉलिटिकल विल पावर नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति का नितांत अभाव था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 के चुनाव का एक मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उछाल दिया है। ऐसे समय में मुद्दा उछाला है जब किसी को इसकी अपेक्षा नहीं थी। बहुत से लोग थे जिनका मानना था कि ये केवल चर्चा के लिए है, केवल अपने जो कोर वोटर है उसको थोड़ा संतुष्ट रखने के लिए, शांत रखने के लिए है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की, सबके कान खड़े हो गए, सबको लगा कि मामला गंभीर है। अब 12 जुलाई को जो होने वाली है बैठक विपक्षी दलों की, उसका मुख्य एजेंडा यही होने जा रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि मोदी ने एजेंडा सेट कर दिया है, चुनाव का ही नहीं, विपक्षी दलों का भी। अब एक के बाद एक एजेंडा इसी तरह से आएगा और विपक्षी दल उस पर रिएक्ट करेंगे। प्रोएक्टिव होने की उनकी स्थिति ही नहीं बन पा रही है। उनके लिए मौका था कि अगर 23 जून को वो कोई बड़ा मुद्दा लेकर आते, प्रोएक्टिव होते, ऐसा मुद्दा लेकर जनता के बीच में आते जिस पर भाजपा को जवाब देना पड़ता, ऐसा कोई मुद्दा लेकर आ नहीं सके। उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं सब परिवारवादी हैं। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि जो पार्टियां इकट्ठा हो रही हैं उनमें से लगभग सभी, एक जनता दल यूनाइटेड को अभी फिलहाल, कह रहा हूं फिलहाल, जरूरी नहीं है कि आगे भी रहे, फिलहाल छोड़ दें तो सब पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में ये परिवारवादियों और भ्रष्टाचार के आरोपियों की एकता है। ये जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का, इसका कोई जवाब विपक्ष के पास है नहीं। अब एक नया मुद्दा आ गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उस पर क्या राय आएगी? समर्थन करें तो
कठिनाई में और न करें तो और ज्यादा कठिनाई में। तो ये जो है विपक्ष के लिए एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है, लेकिन चुनना दोनों में से एक जरूर है, उससे बच नहीं सकते। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।